ये कहानी कुछ ऐसे सर्वाइवर्स की है जो रेगिस्तान के बीचों बीच फंस जाती है। वो चाहे भी तो यहाँ से नहीं निकल सकती और ना ही उन तक कोई मदद पहुँच सकती है। हॉलीवुड मार्वल स्क्रीन प्रेजेंटिंग फ्लाइट ऑफ द फिनिक्स। ये कहानी शुरू होती है मंगोलिया के एक डेजर्ट से, जो ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ पर एक कंपनी आई होती है जो यहाँ पर तेल निकालना चाहती थी, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन गलत होती है। यहाँ पर कोई तेल नहीं होता और ये सब के सब वापस जा रहे हैं। इन सब को वापस ले जाने के लिए यहाँ पर एक प्लेन भेजा गया है जिसके पायलट का नाम होता है फ्रैंक। इनके साथ इनका को पायलट भी होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर जितना भी सामान है और जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सब को लेकर यहाँ से बीजिंग जाएंगे। ये सब के सब एक प्लेन में बैठ जाते हैं और बीजिंग के लिए निकल पड़ते हैं। और तभी इस विशाल रेगिस्तान में तूफान आना शुरू हो जाता है। फ्रैंक का जो को पायलट होता है वो बोलता है हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक बोलता है कि अगर हम वापस गए तो हमें फ्यूल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा उड़ान भरने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है और इसमें कितना वक्त लगेगा मुझे नहीं पता, इसीलिए हमें आगे बढ़ना होगा। और फ्रैंक अपने प्लेन को और भी ऊपर ले जाना शुरू कर देता है ताकि वो इस रेत के तूफान से ऊपर से निकल पाए। लेकिन यहाँ पर इनका प्लेन ओवरलोडेड होता है और ये तूफान में फंस जाते हैं। साथ ही साथ ये रेडियो से मदद के लिए संपर्क भी कर रही होती है, लेकिन इनका संपर्क नहीं हो पाता और तभी रेत की वजह से एक इंजन खराब हो जाता है। फ्रैंक कहता है कि मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी और अब वो अपने प्लेन को और भी नीचे उतारना शुरू कर देता है। लेकिन ये लैंडिंग इतनी आसान नहीं होती क्योंकि उसे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। अब जैसे जैसे इनका प्लेन और नीचे उतरता है तो इनके प्लेन का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकराता है, जिस वजह से पीछे का दरवाजा खुल जाता है और इनमें से एक पैसेंजर उड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब इनका प्लेन रेगिस्तान में घिसटता हुआ बहुत आगे निकल जाता है। और जब प्लेन रुकता है तो ये देखते हैं कि प्लेन में 2 पैसेंजर्स और भी मर चुके हैं, लेकिन अभी भी ये बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर तूफान चल रहा होता है। और जब तूफान थमता है तो बाहर ये दिखाया जाता है कि इनका पूरा का पूरा प्लेन रेत के अंदर दब चुका है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद रेत वहां से हट जाती है और इनका प्लेन एक बार फिर से दिखने लगता है। ये सब के सब बाहर आते हैं और अपने खाने की सप्लाई को चेक करते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनके पास 1 महीने की खाने और पानी की सप्लाई है। इन्हीं में से एक आदमी होता है, वो कहता है मैं चलकर यहाँ से निकल जाऊंगा। दरअसल इन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए 200 मील का सफर तय करना होगा, क्योंकि अब ये मंगोलिया में नहीं बल्कि चाइना में कहीं है। लेकिन इन्हें अपनी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होती और ना ही इनका रेडियो काम कर रहा होता है। वो आदमी जो यहाँ से चलकर निकलना चाहता है वो कहता है कि मैंने मैराथन किया है, मैंने हाइकिंग की है, मैंने ट्रैकिंग किया है, मैं यहाँ से चलकर जा सकता हूँ। उसे बताया जाता है कि ये जुलाई का महीना है और जुलाई का महीना रेगिस्तान में सबसे गर्म माना जाता है। अगर आप 1 गिलास पानी पियोगे तो चंद ही मिनटों में आपके शरीर से पसीना बनकर 10 गिलास पानी बाहर निकल जाएगा। वो कहता है कि मैं सिर्फ रात को सफर करूंगा, लेकिन उसे बताया जाता है कि तुम्हें रात में दिशा का पता कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से मैग्नेटिक है और तुम्हारा कैंपस जिससे तुम दिशा का पता लगा सकते हो वो कभी भी काम नहीं करेगा। इसीलिए तुम गोल गोल घूमकर बार बार एक ही जगह पर आ जाओगे। अब उसको समझ आ जाता है कि इस वक्त वो अकेला यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। और उसी रात को जब ये सबके सब सो रहे होते हैं और तभी इनमें से एक आदमी जिसका नाम डेविस होता है वो बाहर टॉयलेट करने के लिए जाता है और जब वो वापस आ रहा होता है तो उसका पैर एक पत्थर से टकराता है, जिसकी वजह से वो रेत में लुढ़कते हुआ नीचे की तरफ चला जाता है। तूफान में उसे चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा होता, वो रास्ता भटक जाता है। हालांकि वो मदद के लिए चिल्लाता भी है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। और अगली सुबह जब ये सबके सब सो कर उठते हैं तो ये देखते हैं कि इनका एक साथी जिसका नाम डेविस होता है वो गायब होता है। ये उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसका पता नहीं चलता, क्योंकि वो रेत में कहीं दफन हो चुका होता है और अब वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता। और इस बात से सब परेशान हो जाते हैं। इसीलिए इनमें से जो लेडी होती है वो फ्रैंक के पास जाती है जो कि पायलट होता है। वो फ्रैंक से कहती है कि कोई हमें यहाँ बचाने के लिए आएगा, इसके कितने % चांस है। फ्रैंक कहता है कि 5%, लेकिन हम यहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास खाना और पानी बहुत ही कम है और इतने कम खाने और पानी के साथ यदि हमने चलना शुरू भी किया तो ये सब का सब 2 दिन में खत्म हो जाएगा और हम में से कोई भी यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। हालांकि इस बात के चांसेस बहुत कम है कि हमें कोई ढूंढने के लिए यहाँ पर आएगा, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इसीलिए मैं इंतजार करना प्रेफर करूंगा। वहीं बाहर जो लोग होते हैं अब धीरे धीरे उनकी उम्मीदें टूटना शुरू हो जाती हैं कि कोई उन्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए आएगा। इसीलिए इनमें से 2 लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और साथ ही साथ अपने लिए कुछ पानी भी ले रहे होते हैं। लेकिन फ्रैंक कहता है कि यहाँ से पानी कोई नहीं ले जाएगा और पानी की वजह से इनके बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है और जिस वजह से पानी नीचे गिर जाता है। और तभी यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम एलियट होता है। वो इनके पास आता है। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। मैं काफी दिनों से इस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और हम इस प्लेन को रीबिल्ड करके एक नया प्लेन बना सकते हैं। फ्रैंक कहता है कि तुम प्लेन के बारे में क्या जानते हो। एलियट कहता है कि मैं प्लेन डिजाइन किया करता था। दरअसल एलियट के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता था क्योंकि वो उस कंपनी में काम नहीं करता था जो मंगोलिया में तेल निकाल रही थी। वो एक दिन यहाँ पर आया और उसके बाद से पिछले 2 सालों से इन्हीं के साथ था। यहाँ पर एलियट के बारे में जानने के बाद ये सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ अब इनके अंदर एक उम्मीद भी होती है और वो सब के सब तैयार हो जाते हैं कि वो इस प्लेन को रीबिल्ड करेंगे। लेकिन फ्रैंक उनकी बातों से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो इसके लिए साफ साफ मना कर देता है।
और अगली सुबह जिसका नाम जेम्स होता है वो यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर जो लेडी होती है वो उसे ढूंढने के लिए जा रही होती है। फ्रैंक उसे रोकता है, वो कहता है कि मैं जाऊँगा, और अब फ्रैंक उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फ्रैंक उन पहाड़ियों तक पहुंच जाता है जहां पर इनकी प्लेन का पिछला हिस्सा टकराया था और प्लेन से एक आदमी गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी डेड बॉडी अभी भी यहीं पर होती है, पर उसके शरीर पर उसके कपड़े नहीं होते और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ गोलियों के कवर भी होते हैं। ये देखकर फ्रैंक पूरी तरह से हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर जेम्स आता है। जेम्स कहता है कि हमसे पहले यहाँ पर कोई आ चुका है। दरअसल मैं यहाँ पर अपनी घड़ी लेने के लिए आया था, जो इस आदमी से मैं पोकर में हार गया था, पर अब इसके हाथ में वो घड़ी नहीं है। इसीलिए ये दोनों के दोनों समझ जाती हैं कि यहाँ पर रेगिस्तान के स्मगलर्स आए थे जो इनके साथी के हाथ से वही घड़ी ले गए, और साथ ही साथ यहाँ पर गोलियों के कवर्स भी होते हैं क्योंकि उन स्मगलर्स ने इनके साथी के शरीर पर गोलियां चलाकर अपनी निशानेबाजी की प्रैक्टिस की होती है। और इसके बाद फ्रैंक जेम्स से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स मना कर देता है। वो कहता है कि तुम दोबारा प्लेन क्यों नहीं बनाना चाहते। फ्रैंक कहता है कि मैं उन्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जेम्स कहता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान प्यार चाहता है, और अगर हम किसी को प्यार नहीं दे सकते तो हमें उसे उम्मीद देनी चाहिए, और अगर हम किसी को उम्मीद भी नहीं दे सकते तो हमें उसे वो करने देना चाहिए जो वो करना चाहता है। जेम्स की बातों को सुनने के बाद फ्रैंक इन लोगों का प्लेन को रिबिल्ड करने में साथ देने के लिए राजी हो जाता है। बावजूद इसके कि उसे पूरा यकीन है कि ये प्लेन नहीं बन सकता, ये दोनों के दोनों उस जगह पर वापस आ जाते हैं जहाँ पर इनके बाकी के साथी होते हैं, और अब ये सब के सब मिलकर प्लेन बनाना शुरू करते हैं। ये दिन में काम नहीं करते क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसीलिए ये पूरी रात काम करते हैं। पर इनकी परेशानियां तब बढ़ जाती हैं जब एक रात को इनका वो फ्यूल जो इन्होंने आग जलाने और जनरेटर चलाने के लिए रखा होता है, दरअसल वेल्डिंग करते हुए उस पर चिंगारियां गिर जाती हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं जाती, लेकिन इनका सारा का सारा फ्यूल बर्बाद हो चुका है। यानी कि अब इनके पास केवल उतना ही फ्यूल होता है जिस फ्यूल से ये यहाँ से निकल सकती है, यानी कि अब ये उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसीलिए अब इन्हें रात में नहीं बल्कि दिन में काम करना होगा, और दिन में यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारती। ये दिन में काम करना शुरू कर देते हैं, और अब जो प्लेन इन्होंने बनाया होता है उसमें इन्हें एक विंग को जोड़ना है, और इनके पास केवल एक ही मौका है। अगर ये विंग वहाँ से नीचे गिर गया तो ये कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि यहाँ पर इनके पास इतने भारी सामान को उठाने के लिए कोई भी क्रेन नहीं होती। और अब ये उसे धीरे धीरे ऊपर से नीचे छोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी वो चेन टूट जाती है जिससे इन्होंने विंग को होल्ड करके रखा था। वो विंग बहुत तेजी के साथ ऊपर से नीचे खिसक जाता है और वो सीधा प्लेन से टकराता है। इस बात से सबके सब हताश हो जाते हैं, लेकिन प्लेन के अंदर पहले से इनका एक साथी होता है जिसे उस विंग को एक बोल्ट से जोड़ना था, और तभी वो बाहर आता है और कहता है मैंने कर दिया। दरअसल चेन टूटने के बाद विंग जब फिसल कर नीचे की तरफ गया था तो वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर गया था जहाँ पर उसे जाना चाहिए था, और इस विंग के जुड़ने के बाद इनके प्लेन का पूरा ढांचा बनकर तैयार हो चुका है। और अब सबको ये उम्मीद है कि यहाँ से प्लेन से फ्लाई करके निकल जाएंगे, इसीलिए ये सब के सब नाचना शुरू कर देते हैं, एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ ये रेत भी हटा रहे होते हैं ताकि ये एक ट्रैक तैयार कर सके और यहाँ से निकल सके। लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। एक दिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक तूफान भी आ जाता है जिसमें बहुत सारी बिजलियां गिर रही होती हैं, और इनके प्लेन का जो विंग होता है उसके अंदर इनका फ्यूल है, और इसीलिए ये सब के सब वहाँ से भाग रहे होते हैं, उससे दूर जा रहे होते हैं। लेकिन एलियट वहाँ से नहीं जा रहा होता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस प्लेन को नहीं खोना चाहता। और जैसे ही उसके ऊपर बिजली गिरने वाली होती है कि तभी फ्रैंक उसको पकड़कर वहाँ से कूद जाता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है, क्योंकि अगर एलियट को कुछ हो गया तो इनमें से कोई भी नहीं है कि जो इस प्लेन को पूरा कर सके। और अब ये अपने प्लेन का नाम फिनिक्स रखते हैं। फिनिक्स दरअसल इजिप्शियन मैथोलॉजी के हिसाब से रेगिस्तान का एक ऐसा पक्षी है जिसे बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन इन्हें अभी भी अपने फिनिक्स पर यानी कि अपने प्लेन पर बहुत सारा काम करना है। और साथ ही अब धीरे धीरे इनका पानी भी खत्म हो रहा होता है, और एक रात को ये रेत की एक चट्टान से देखते हैं कि इनसे काफी दूर कुछ लोग होते हैं जो टेंट लगाकर वहाँ पर सो रहे होते हैं। दरअसल ये सब के सब स्मगलर्स होते हैं, हथियारों के सप्लायर होते हैं, जो ऐसे बीहड़ रेगिस्तानी रास्ते से हथियारों की सप्लाई एक देश से दूसरे देश करते हैं। यहाँ पर फ्रैंक कहता है कि हमें उनसे पानी की मदद मांगनी चाहिए। हालांकि एलियट मना करता है, लेकिन फ्रैंक और उसके कुछ साथी वहाँ पर चले जाते हैं उन लोगों से पानी की मदद मांगने के लिए। साथ ही फ्रैंक एक पत्थर के पीछे छिप जाता है ताकि अगर कोई भी खतरा हो तो वो पीछे से हमला कर सके। और जब ये उन स्मगलर से पानी की मदद मांगते हैं तो उनमें से एक आदमी इन्हीं के एक आदमी के ऊपर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका साथी पीछे से उन पर गोलियां चलाते हैं और उनके आदमियों को मार देते हैं, यानी कि उन स्मगलर्स को मार देते हैं। लेकिन एक स्मगलर्स भागने में यहाँ से कामयाब हो जाता है। हालांकि फ्रैंक के पास मौका था कि वो उसे पीछे से गोली मार सके, लेकिन वो गोली नहीं चलाता क्योंकि वो हत्यारा नहीं है।
यहाँ पर जेम्स इन मरे हुए स्मगलर्स में से एक स्मगलर्स के हाथ में अपनी वही घड़ी देखता है जो उसके उस दोस्त के पास थी जिसकी प्लेन से गिरकर सबसे पहले मृत्यु हो गई थी, यानी कि जिससे उसने पोकर में हारी थी। यानी कि ये सब के सब वही स्मगलर्स हैं जो पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं और इन्हीं स्मगलर्स ने इनके मरे हुए साथी के शरीर पर गोलियां चलाकर निशानेबाजी की प्रैक्टिस की होती है। यानी कि ये सब के सब हत्यारे हैं, ये बहुत खतरनाक हैं। इन्हीं स्मगलर्स में से एक स्मगलर्स बच गया होता है, वो घायल होता है और ये सब के सब उसे अपने प्लेन के पास ले जाते हैं। हालांकि कुछ लोग चाहते हैं कि इसे मार दिया जाए क्योंकि इसने इनके एक साथी को मारा है, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से मना करता है। इन सब के बीच में आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाते हैं और तभी एलियट उसे गोली मार देता है, जिस वजह से फ्रैंक और एलियट के बीच में आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर एलियट फ्रैंक को ब्लेम करता है और कहता है कि तुम इस प्लेन के पायलट थे और तुम्हारी वजह से हम सब के सब यहाँ पर फंसे हैं और तुम्हारी ही वजह से हमारे एक साथी की जान गई है क्योंकि मैंने मना किया था, फिर भी तुम वहाँ पर गए। और इस बात से फ्रैंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलियट को एक पंच मार देता है और अब एलियट इन सब से नाराज हो जाता है क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो चुका है। वो कहता है कि अब मैं प्लेन को नहीं बनाऊंगा, मुझे जितना काम करना था मैंने कर दिया, मैं यहाँ पर 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम सब के सब आराम करते हो। यहाँ पर एक लेडी होती है और वो एलियट के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे बिना हम इस प्लेन को कभी भी पूरा नहीं कर सकते, इसे नहीं बना सकते, हमें तुम्हारी जरूरत है। वो कहता है कि अगर सब मुझसे माफी मांगेंगे, सब मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इस प्लेन को बनाऊंगा। और अब सबको उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, यहाँ तक कि फ्रैंक को भी। फ्रैंक उससे कहता है कि तुम यहाँ के बॉस हो और प्लीज इस काम को खत्म करो। अब एलियट मान जाता है और ये एक बार फिर से सबके सब प्लेन के अधूरे काम को पूरा करने में जुट जाते हैं। और एक दिन ये दूरबीन से देखते हैं कि जो स्मगलर्स यहाँ से भाग गया था वो अब अपने साथियों के साथ यहाँ पर वापस आ चुका है, पर वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे होते क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अब इनके पास हथियार भी हैं। दरअसल स्मगलर्स के पास जो हथियार थे वो अब इन्हीं के पास है, लेकिन स्मगलर्स को ये भी पता है कि यहाँ पर इनके पास पीने का पानी और खाना बहुत ही कम है और जब ये पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे तब वो इन पर हमला करेंगे। वहीं अब ये लोग जोरों शोरों से अपने अधूरे काम को पूरा करने में जुट जाते हैं और इनका काम भी खत्म हो जाता है। और तभी फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है जिसमें कई सारे प्लेन के मॉडल्स होते हैं और इन्हीं मॉडल्स को देखकर एलियट ने इस प्लेन का डिजाइन बनाया होता है। और इस तरह से यहाँ सबको पता चल जाता है कि एलियट जो प्लेन बनाया करता था दरअसल वो प्लेन बच्चों की हुआ करती थी, वो छोटे छोटे मॉडल्स बनाया करता था। हालांकि वो उड़ने वाले हुआ करते थे, लेकिन आज तक उसने कभी भी एक बड़ा प्लेन नहीं बनाया होता जो कि उड़ सके। इस बात से सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, खास तौर पर इयान को, और वो एलियट के सिर पर गन तान देता है। वो कहता है कि इतने हफ्तों से तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, ये प्लेन कभी नहीं उड़ने वाला क्योंकि तुमने आज से पहले कभी भी उड़ने वाला इतना बड़ा प्लेन नहीं बनाया। लेकिन एलियट को पूरा विश्वास होता है, वो कहता है कि ये प्लेन जरूर उड़ेगा। हालांकि हम छोटे प्लेन्स बनाया करते थे लेकिन वो रिमोट कंट्रोल वाले हुआ करते थे, उनमें बैलेंसिंग की ज्यादा जरूरत होती है। अब यहाँ पर फ्रैंक इयान को रोक देता है और तभी यहाँ पर तूफान आना शुरू हो जाता है और जब हवाएं तेज होती है तो जो प्लेन इन्होंने इतने हफ्तों की मेहनत से बनाया होता है वो अपने आप ही हवा में हल्का हल्का उठना शुरू हो जाता है। और ये देखकर सबके सब समझ जाते हैं कि ये प्लेन जरूर उड़ेगा। उनके दिल में जो उम्मीद खत्म हो चुकी थी वो एक बार फिर से जाग उठती है, लेकिन ये रेगिस्तान का तूफान होता है जिस वजह से प्लेन पूरी तरह से रेत में ढक जाता है। और तूफान के खत्म होने के बाद ये सब के सब हताश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि ये प्लेन इन सब को लेकर यहाँ से उड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर अब फ्रैंक कहता है कि हम सब ने मिलकर इसे मेहनत से बनाया है और इसे हम उड़ाकर यहाँ से ले जाएंगे। ये सब के सब प्लेन को रेत से निकालते हैं और खींचकर उसे उस जगह तक ले जाते हैं जहाँ पर इन्होंने ट्रैक बनाया होता है और प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लेन स्टार्ट भी होता है लेकिन अगले ही पल वो बंद भी हो जाता है। ये कई बार ट्राई करते हैं और फाइनली इनका प्लेन स्टार्ट हो जाता है। प्लेन के इंजन की आवाज़ को सुनकर जो स्मगलर्स होते हैं वो इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो घोड़ों पर अपनी गन्स लेकर इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ आ रहे होते हैं। ये सब के सब प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और विंग के साथ अपने आप को बांध कर लटक जाते हैं। दरअसल इनके प्लेन का डिजाइन ऐसा होता है कि उसके अंदर बैठने के लिए किसी के लिए कोई भी जगह नहीं होती। इन्होंने एक बहुत बड़े हवाई जहाज से एक छोटा सा प्लेन बनाया होता है और अब इनका प्लेन रनवे में आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। पीछे से वो स्मगलर्स लगातार इन पर गोलियां चला रहे होते हैं लेकिन इनमें से किसी को भी गोली नहीं लगती और तभी इनका रनवे खत्म हो जाता है और इनका प्लेन एक गहरी खाई में गिर जाता है। और इस तरह से यहाँ पर स्मगलर्स को लगता है कि ये सब के सब मारे गए, लेकिन अगले ही पल इनका फिनिक्स उसी खाई से ऊपर उड़ता है और वो आसमान में उड़ना शुरू हो जाता है। ये सब के सब इससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इतने हफ्तों से जो इन्होंने मेहनत की थी वो मेहनत इनकी कामयाब हो चुकी है। और इस तरह से ये सब के सब मौत को मात देकर उसे हराकर जहाँ से निकलना नामुमकिन था वहाँ से निकल जाते हैं। अगर इंसान के अंदर पॉजिटिव सोच हो, इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो, जो वो करना चाहता है उसमें उसका पूरा डेडिकेशन हो यानी कि समर्पण हो, तो इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप यहाँ नहीं कर सकते। और इसी के साथ ये फिल्म की सच्ची कहानी खत्म हो जाती है। यह फिल्म ईयर 2004 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।